Good morning, students. Welcome back. So, in previous class, we have discussed actually short intro to battery was given. Today, we will discuss in details about circuit equation and charging and discharging process. Let us draw a circuit. So, in previous class, we have studied that in reality, cell is drawn in the way so that you can represent internal resistance. So this is the cell of EMF E, internal resistance R is connected to an external resistance R. If you will be asked that what process is going on right now, charging or discharging, it is very simple. In this case, the battery or cell is discharging. Let us frame the equation. जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे. करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है. करंट तो इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, सो इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, in case of resistance, current will flow from higher potential, that is positive, to lower potential, negative. Let's start from point A, VA. While moving from A to B, there is a potential drop in cell, so minus E. Again, there is a potential rise in the resistance, so plus I R equals B. So VA minus VB equals E minus IR. Let the potential difference between A and B be V. This will be same across capital R. So VA minus VB equals V. So V equals E minus IR. One equation. Okay, in place of V, we can write IR equals E minus IR. This is the second equation. Or IR plus IR equals E, or IR plus R equals E. This is the third one. Or I equals E by R plus R. Fourth one. And this equation is called सर्किट इक्वेशन. इसी को हम लोग सर्किट इक्वेशन कहते हैं. तो बेसिक ओम्स लॉ के मदद से हम लोग सर्किट इक्वेशन भी निकाल लिए, और ये सब कुछ फॉर्मूला आया है. और ये ऑब्वियसली केस ऑफ डिस्चार्जिंग, बैटरी या सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उस केस में ये इक्वेशन बनेगा. चार्जिंग के केस में ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो आई के जगह पर माइनस आई होगा, तो यहाँ पर E प्लस आई आर फॉर्मूला आ जाएगा. तो जहाँ पर ये माइनस आया वहाँ पर प्लस हो जाएगा. तो उस तरह से हम लोग बना सकते हैं चार्जिंग के केस में भी. तो ये डिस्चार्जिंग का सर्किट इक्वेशन है. सपोज हमें इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना, तो हमारे पास इक्वेशन V इक्वल्स E माइनस आई आर है. इसे लिखा जा सकता है आई आर इक्वल्स E माइनस V, और R इक्वल्स E
माइनस वी बाय आई। अब किसी भी सर्किट में अगर हम इसी सर्किट के बारे में बात करें तो V अगर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जाए तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं। और हमें I चाहिए तो I के लिए हम लोग एक एमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें E माइनस वी बाय आई आर, तो आई आर के बदले में हम लोग V लिख सकते हैं E माइनस वी बाय वी R इक्वल्स E बाय V minus 1. So this gives the formula of internal resistance. तो बेसिक फार्मूला की मदद से हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। Let us discuss another case, charging of a cell. चार्जिंग ऑफ ए सेल। अब अगर किसी सेल को हम लोग को चार्ज करना है, सपोज ये सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, ईएमएफ ई, इसे हमें अगर चार्ज करना है तो इसके साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, जिसको लोड रेसिस्टेंस भी हम लोग बोलेंगे, एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी, ये बैटरी करंट प्रोड्यूस करेगा I। तो इस केस में हमारा जो सर्किट इक्वेशन बनेगा वो किस तरह से बनेगा? सपोज I, जैसा कि बताया गया था, प्लस कर देना है। देखते हैं A, ये पॉइंट B, इस बार करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो V A से आगे बढ़ेंगे। पॉज कीजिए वीडियो और आप लोग इक्वेशन बनाइए। V A से आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस ई, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस आई आर, पहुंच गए बी तक तो हो गया वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स ई प्लस आई आर। ए से बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को वी नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा वी इक्वल्स ई प्लस आई आर। तो ई प्लस आई आर कब होगा? डिस्चार्जिंग के केस में बात कर रहे हैं। ई प्लस आई आर चार्जिंग के केस में हो जाएगा। अब ए से बी के तरफ सेकंड पाथ को फॉलो करते हैं। ए से बी के तरफ सेकंड पाथ को फॉलो करते हैं। तो वी ए करंट ऊपर, तो ये पॉजिटिव और ये पार्ट नेगेटिव होगा। तो हम लोग इधर पोटेंशियल राइज हो रहा है तो प्लस आई आर, फिर यहाँ से यहाँ मान लेते ये एक्सटर्नल जो सोर्स लगाया गया बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसका वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज वी ए मान लेते हैं। वी ए इज़ द अप्लाइड वोल्टेज, वी ए इज़ द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी ए इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी, जिसको वी नाम दिया गया था, ये हो जाएगा वी ए माइनस आई आर। अब इसलिए दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो वी ए माइनस आई आर इक्वल टू ई प्लस आई आर। और वी ए माइनस ई इक्वल्स आई आर प्लस आई आर, और आई इक्वल्स वी ए माइनस ई बाय आर प्लस आर। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, दिस गिव्स the equation for current during charging of a battery.
जब हम लोग बैटरी को चार्ज करेंगे तो उस केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा E प्लस आई आर, और करंट फ्लो थ्रू द सर्किट का फॉर्मूला आएगा VA माइनस E बाय R प्लस आर। तो अगर हम लोग को अप्लाइड वोल्टेज का फॉर्मूला चाहिए तो इस अप्लाइड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, VA माइनस E इक्वल्स I R प्लस R, और VA इक्वल्स E प्लस IR प्लस IR। अब अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स E प्लस IR प्लस IR। अब इसमें दो टर्म इन्वॉल्व है, एक E प्लस IR और एक IR। तो E प्लस IR को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल बोल सकते हैं। इसका एक अलग नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को ही एक नाम दिया गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और ये IR, ये ऑब्वियसली हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। तो बेसिकली अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल को ड्यूरिंग चार्जिंग बोला जा रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल बनाते हैं। सो दिस इज आवर सर्किट। एक 12 वोल्ट सेल with internal resistance 2 ohm is connected to a 4 ohm external resistance. Voltmeter and ammeter is connected. We already know about these devices. Voltmeter used to measure the potential difference and ammeter is used to measure the current. We have to find the reading. Find reading of voltmeter and ammeter. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट, अगर करंट का डायरेक्शन बताना हो तो ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो सकता है। फ्रॉम सर्किट इक्वेशन वी नो द फॉर्मूला ऑफ करंट I इक्वल्स टू, दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ऑब्वियसली इट इज डिस्चार्जिंग। तो फ्रॉम सर्किट इक्वेशन I इक्वल्स टू E होल डिवाइडेड R प्लस R, ऑल वैल्यूज गिवन 12/4 प्लस 2 ampere. Now potential difference V equals, so ammeter reading we got, now potential difference V equals, so potential difference across this external resistance and potential difference between point C and N, potential difference between points A and B will be same or different? Obviously it will be same in parallel connection. So we can easily find V equals IR, or I equals 2 and R equals 4, that is potential difference 8 volt. So V equals 8 volt. Or by this formula also we can find V equals E minus IR, because in discharging the terminal potential difference of the cell V equals E minus IR. So E equals 12 volt, I equals 2 ampere and internal resistance equals 2 ohm. Result will be same, 8 volt. So by this formula or by this formula we can easily find the potential difference across between 2 points. इसी चीज़ को बताया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में सेम होगा जब करंट फ्लो होगा, लेकिन इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा जब हम लोग करंट के फ्लो को नेगलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग करंट का फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस आ जाएगा।
और इसी कारण से आप लोग आगे पढ़िएगा, एक डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर अगर हमें फाइंड करना हो इस सेल का ईएमएफ, अगर हमें फाइंड करना हो इस सेल का ईएमएफ, तो बाय द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर वी कैन नॉट फाइंड द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। वोल्टमीटर तभी काम करेगा जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो, और अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो ईएमएफ रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सेल में एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सेल में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उसके कारण ईएमएफ मेजर नहीं हो करके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है। तो वोल्टमीटर इज नॉट द करेक्ट डिवाइस टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड फॉर द पर्पस वी विल यूज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी हम लोग को पढ़ना है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल बताया गया। न्यू टॉपिक, combination of cells. Combination of cells. Again, cells can be combined in different ways. First, series. Let us consider n identical cells are connected. N identical cells are connected. Each of EMF E and internal resistance small r is connected to an external resistance capital R. The equivalent circuit can be redrawn as in this way. Now, as there are n number of cells, the equivalent EMF of the cell, since there are n number of cells, the equivalent EMF can be written as NE, and the equivalent resistance, internal resistance, can be written as NR, connected to external resistance capital R. Current flowing in the circuit given by circuit equation is net EMF, or by Ohm's law, net EMF by net resistance. I equals net EMF NE and net resistance NR plus R. Now there is a condition for maximum current. How can we get maximum current? There are two ways to get current. Let us discuss both the way. In first case, case 1, if NR is much greater than capital R, what will happen? If the internal resistance is much greater than external resistance, the equation becomes I equals NE by NR, or I equals E by R. Now look it carefully. As there are 2 cells, 4 cells, 4,000 cells, it will not affect the current in the circuit. If you will increase the number of cells, it will not affect the current in the circuit. In this case, let's discuss another case. Case 2, if NR is much less than capital R, we can easily neglect NR. I equals NE by R. Now, if in this case, if we will connect 2 cells or 20 cells,
the current will increase accordingly. So, to increase the current in the series circuit, again, to increase the current in the series circuit, we will use more number of cells. But if the internal resistance is much greater than the external resistance, then it will be of no use. So to get the maximum current in series connection, there is a condition: the internal resistance must be very much smaller than external resistance, and in that case we have profit. So this is the condition for maximum current. Now, cells in parallel. Cells in parallel. Again, let n number of identical cells are connected. In this circuit. This is the circuit. As it is connected in parallel, the equivalent EMF of the circuit is E. And R equivalent, capital R, EMF E, and this is R equivalent. R equivalent can be given by 1 by R equivalent equals to 1 by R plus 1 by R plus dot 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 up to n times. So 1 by R equivalent equals n by R, or R equivalent equals R by n. So I equals net EMF E and net resistance R plus R equivalent, R plus R equivalent, or I equals E by R plus R by n, or we can write I equals n E by n R plus R. Now in this case, again we will discuss two cases and we will see in which case we will get maximum current. Case 1. If R, that is external resistance, is much greater than R by n, that is internal resistance, then I equals E by R. So if we connect 2 cells or 20 cells, you will get only current I equals E by R. And in case 2, if external resistance capital R is smaller than internal resistance, so I equals, we get N E by R. So to get the maximum current in parallel, the external resistance must be less than internal resistance. So now let me ask one question. How we will get maximum current if external resistance is much greater than internal resistance of the cell? If there are 20 cells. Since we have 20 cells,
and we want maximum current from the circuit, and there is a condition, the external resistance is much greater than internal resistance. Now to get the maximum current in parallel, the external resistance must be less than internal resistance. Here external resistance is greater than internal resistance. Let us see in case of series. In case of series, the external resistance must be greater than internal resistance to get the maximum current. So for the given condition, we will connect the cell in series so that we will get maximum current. तो यहाँ हम लोगों ने सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली हम लोग को मैक्सिमम करंट चाहिए होता है, तभी हम लोग सेल्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में या पैरेलल में. तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से मैक्सिमम करंट हमको तभी मिल पाएगा जब हमारा कंडीशन फुलफिल होगा. तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज़्यादा है इंटरनल रेसिस्टेंस से, तो मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना चाहिए, और अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम है इंटरनल रेसिस्टेंस से, हम लोग को मैक्सिमम करंट के लिए पैरेलल कनेक्शन ऑप्ट करना चाहिए. अब अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों, सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा. सपोज n cells are connected and there are suppose m rows. This combination is connected to external resistance capital R. Now we have to find the expression for current in this circuit, I. So the net EMF of this combination. So for this, suppose n cells are connected and each cell has EMF E. So the EMF will be NE. So for the combination, the EMF will be NE. This is R equivalent is connected to external resistance capital R. Now let us find the R equivalent. Again, as there are n cells of each internal resistance R, the combination has n R internal resistance. Since there are m rows, so 1 by R equivalent can be written as 1 by nr plus 1 by nr plus dot 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 up to m times, or 1 by R equivalent equals m by nr, or R equivalent equals nr by m. So total resistance of the circuit equals R plus nr by m. So current I equals net EMF NE by net resistance R plus nr by m, or we can write I equals m n E by mr plus nr. Let the product of column and rows m n equals capital N. So I equals n E by
MR plus NR. So for maximum current, the denominator should be minimum, that is MR plus NR should be minimum. And how it will be minimum? How it will be minimum? When MR equals NR. This can be proved. If you have any doubt, you can text me. I will give you the proof. So here we can write R equals, capital R equals NR by M. So what it says, what is R? R is the external resistance. And what is NR by M? NR by M is the equivalent internal resistance of the combination. So when external resistance is equal to equivalent internal resistance of the combination, then we get the maximum current. Let us put the value. First we will take capital R value. So we have I equals NE by R plus NR by M. I equals NE by, in place of R we can use NR by M plus NR by M, or I equals MNE by 2 NR, or I equals ME by 2R. This gives the maximum current in this type of combination. Again, putting R equals NR by M in this equation. R equals, now in place of NR by M we will put capital R. I equals NE by R plus R. I equals NE by 2R. So this is also the equation for maximum current in terms of external resistance, and the above one will be in terms of internal resistance. So this is the combination of cells. In next class we will discuss some numericals based on the combination of cells, and we will also discuss some numericals on circuit equation. Okay, there is an assignment for you all. You have to answer me whether it will be profitable or not. If a cell, suppose 100 volt of cell, and or 80 volt, whatever you can take, 2 ohm resistance, internal resistance, 100 volt of cell, 2 ohm internal resistance is connected. Suppose is connected to external resistance. Let external resistance be, suppose 10 ohm. Again, in the same circuit, if 100 volt cell of 2 ohm internal resistance
another cell like this of 2 volt EMF and 1 ohm internal resistance is connected in support of this cell to external resistance 10 ohm. Now by connecting this cell, what will happen? Is it profitable or it will make loss? You have to answer. Profitable or it will make loss if we will connect a 2 volt cell. This is your assignment. Okay students, till then stay safe, stay at home.